यूट्रस हम स्टार्ट करेंगे। बॉडी ऑफ द यूट्रस कंपोज होती है 3 लेयर्स से, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम आपकी जो है बेसिकली इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस होगी, जो कि कंसिस्ट करेगी ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमास। मायोमेट्रियम आप देख रहे हैं कि ये सेकंड लेयर है, मिडिल लेयर है, जो कि कंपोज करती है, बनी होती है स्मूथ मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेरीमेट्रियम जो है वो बेसिकली आपकी आउटर सेरोजल लेयर ऑफ द यूट्रस होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे नीचे कि एंडोमेट्रियम जो है हमारी, उसकी 2 लेयर्स होती हैं, बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर। जो आपकी फंक्शनल लेयर है ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है ये शेड हो जाती है, ठीक है। जो अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो जो सबसे पहला हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़ आता है, उसके अंदर जो ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम होती है वो आपकी एस्ट्रोजन करवाती है, ठीक है। उसके बाद जब ओवुलेशन होती है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट के अंदर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो आपका जो लॉस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट जो है वो लॉस हो जाती है और शेडिंग हो जाती है आपकी फंक्शनल लेयर की, ठीक है। अब हम नीचे बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो एंडोमेट्राइटिस है उससे, ठीक है। एंडोमेट्राइटिस जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम को कहते हैं, ठीक है। एंडोमेट्राइटिस एक्यूट भी हो सकता है, ठीक है, क्रॉनिक भी हो सकता है, ठीक है। एक्यूट के अंदर इंक्रीज न्यूट्रोफिल होंगे, ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। क्रॉनिक जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी आपके एंडोमेट्रियम की, ठीक है। इसके अंदर इंक्रीज लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो मेन इसका डायग्नोसिस करते हैं, क्योंकि जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं वो आपके नॉर्मल एंडोमेट्रियम में भी प्रेजेंट होते हैं। कॉजेज़ हम देख लेते हैं। जो एंडोमेट्राइटिस एक्यूट होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि अगर जो रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन रह जाएं मिसकैरेज के, डिलीवरी के या एबॉर्शन के, तो उनके वो बेसिकली एक्ट करते हैं एक ब्रीडिंग प्लेस के तौर के ऊपर बैक्टीरिया के लिए, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वगैरह के लिए, स्ट्रेप ए के ग्रुप ए के जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं उनके लिए, ठीक है, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडिया वगैरह हैं उनके लिए, ठीक है। जबकि जो क्रॉनिक होता है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो आपकी डिजीज़ होती है उसके अंदर उसकी वजह से भी हो सकता है। नाइजीरिया गनोरिया भी कॉज कर सकता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो है वो भी कॉज कर सकता है। टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो भी ग्रेन्युलोमेटस एंडोमेट्राइटिस कॉज करता है, यानी कि आपके जो इन्फ्लेम्ड एंडोमेट्रियम है उसके अंदर ग्रेन्युलोमा की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन प्रोलॉन्ग्ड रहेंगे तो वो भी क्रॉनिक जो है एंडोमेट्राइटिस कॉज करेंगे। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी ये कॉज करते हैं। लेकिन रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के केस के अंदर अगर आप रिमूव कर देते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को, जो कि ब्रीडिंग प्लेस के तौर के ऊपर एक्ट कर रहा था, जो नॉर्मल जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है वो ऊपर ग्रो करना शुरू कर दिया, या कोई वेजाइनल इन्फेक्शन थी उसके एजेंट वहाँ पे आके स्प्रेड करना शुरू हो गए, तो अगर आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस को या प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन को रिमूव कर देते हैं और साथ एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं तो ये कंडीशन जो है वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी एंडोमेट्राइटिस की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम देख लेते हैं। पेशेंट जो है वो फीवर के साथ आएगा, एब्डोमिनल पेन के साथ आएगा, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज़ होंगी, रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी इंक्रीज़ होगा ऐसे पेशेंट में, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी के रिस्क भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं एडिनोमायोसिस को। एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि जो आपका एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है वो मायोमेट्रियम में प्रेजेंट होता है, वो इन्वेट कर जाता है मायोमेट्रियम में और जो मसल बंडल्स होते हैं उनके बीच में जाके प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये जो आपका एंडोमेट्रियल टिश्यू है ये जाके आगे स्टिमुलेट करेगा, ये इंड्यूस करवाएगा रिएक्टिव हाइपरट्रॉफी ऑफ द मायोमेट्रियम, जिसकी वजह से एनलार्ज्ड और ग्लोबुलर जो है आपका यूट्रस हो जाएगा विथ थिक एंड यूट्राइन वॉल, ठीक है। एक्सटेंसिव एडिनोमायोसिस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मेनोरेजिया यानी कि प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पेल्विक पेन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंडोमेट्रियोसिस को, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर क्या होता है कि जो आपके एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द यूट्रस, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मल्टीफोकल पोजीशन में मल्टीपल पोजीशंस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं फंडस ऑफ द यूट्रस पे प्रेजेंट है, ओवरी में प्रेजेंट है, ये आउटसाइड सरफेस के ऊपर आप देख सकते हैं, आउटर लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं मोस्ट कॉमन जो इनकी साइट होती है वो ओवरीज होती हैं। ओवरीज मोस्ट कॉमन साइट होती हैं। इन्वॉल्वमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको अरेंज किया गया है साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट को, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो है ओवरीज है, फिर आपके यूट्राइन लिगामेंट्स आ जाते हैं, अच्छा रेक्टोवेजाइनल सेप्टम आ जाता है। अगर ये देखें बेसिकली ये आपका
वो यूट्रस है, ठीक है। इसके आगे आपका ये ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है, और पीछे आपकी जो है वो रेक्टम प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है इस तरह से ये रेक्टो जो पाउच ऑफ डॉगलेस होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो पाउच बना हुआ है ये पाउच ऑफ डॉगलेस है, ठीक है, और इसके नीचे जो है आपकी रेक्टो वेजाइनल सेप्टम होती है, ठीक है। तो इन दोनों प्लेसेस के ऊपर जो है आपके एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ठीक है। पेल्विक पेरिटोनियम में हो सकता है, लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन में, अपेंडिक्स में, सर्विक्स, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स, लेप्रोटमी स्कार्स में भी ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं पैथोजेनेसिस की थ्योरीज़ कि किस तरह से डेवलप होता है। अब 4 थ्योरीज़ जो हैं वो प्रपोज की गई हैं कि जिसकी जो बताती हैं कि किस तरह ओरिजिन हो रहा है डिस्पर्स्ड एंडोमेट्रियोटिक लीजन का, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रिगर्जिटेशन थ्योरी आ जाती है जो कि सबसे ज़्यादा करंटली फेवर की जाती है। इसके अंदर कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल बैकफ्लो हो रहा है, यानी कि जो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड था वो यूट्रस से जाना था सर्विक्स और वेजाइना की तरफ, लेकिन उसका बैकफ्लो हो गया, वो फेलोपियन ट्यूब्स की तरफ चला गया, ठीक है। अब जब उसका बैकफ्लो हो जाएगा थ्रू द फेलोपियन ट्यूब्स, वहाँ से तो वो एस्केप नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब वो वहाँ से एस्केप नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वहीं पे वो जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, और बाद में सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। इम्प्लांटेशन हो जाएगी एंडोमेट्रियल टिश्यू की एक्टोपिक साइड्स पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी। इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होता है आपका यूट्रस से वो स्प्रेड कर जाता है डिस्टेंट साइड्स के ऊपर ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स के ज़रिए, यानी कि मेटास्टेसिस के ज़रिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है मेटाप्लास्टिक थ्योरी। अब मेटाप्लास्टिक थ्योरी में क्या है कि जो आपकी सीलोमिक एपिथीलियम है जो कि बेसिकली मेसोथीलियम होती है पेल्विस और एब्डोमेन की, इसका मेटाप्लेजिया होता है और ये एंडोमेट्रियम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास आ जाती है एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेम या प्रोजेनिटर सेल थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके सर्कुलेटिंग सेल या स्टेम या प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं बोन मैरो से, वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एंडोमेट्रियम में, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स अपने एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू के। एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू के करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये बेसिकली एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल एंडोमेट्रियम कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर भी शो करता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस करेगा इंक्रीज लेवल्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हो गया, ठीक है। प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स जैसे कि वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर हो गया जो कि एक्टिवेट कर देगा मैक्रोफेजेस को, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ये इंड्यूस करवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम देख सकते हैं एरोमेटेज जो है वो प्रोड्यूस करता है जो कि फर्दर प्रोडक्शन कराएगा एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन एनहांस करता है सर्वाइवल एंड परसिस्टेंस ऑफ एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू की फॉरेन लोकेशन के अंदर, ठीक है। अब नीचे डायग्राम जो है वो शो की गई है कॉन्सेप्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि आपकी ओवरी के अंदर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो आपका एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट है टिश्यू है ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके साथ साथ ये स्ट्रोमल प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा मैक्रोफेजेस को। अब एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस इंक्रीज्ड COX-2 बना, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है उसकी फर्दर प्रोडक्शन करवाएगा और दूसरे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स की, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाएगी। अब नीचे हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। सीवियर डिस्मेनोरिया के साथ जो है वो फीमेल प्रेजेंट करेगी, वो कहेगी बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, डिस्पेरोनिया, पेनफुल इंटरकोर्स होगा, पेल्विक पेन होगा क्योंकि इंट्रा पेल्विक ब्लीडिंग भी होती है और इंट्रा एब्डोमिनल इंडहीरियंस भी प्रेजेंट है, उस वजह से अगर तो रेक्टल वॉल इन्वॉल्व है तो पेन ऑन डेफिकेशन भी होगा, ब्लैडर सिरोसा अगर इन्वॉल्व है तो डिस्यूरिया भी होगा। एक्सटेंसिव स्कारिंग जब हो जाएगी फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज की तो उसकी वजह से स्टेरिलिटी भी आ सकती है। एंडोमेट्रियोसिस जो होता है ना उसकी जो साइट होती है वहाँ पे इंक्रीज रिस्क होता है कार्सिनोमा का, स्पेशली ओवरीज में, ठीक है। अब हम एंडोमेट्रियोसिस की जो है मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आपका एंडोमेट्रियल टिश्यू है, जो आपका एंडोमेट्रियम है वो बिल्कुल फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम की तरह होगा, ठीक है। उसकी साइक्लिक ब्लीडिंग होगी, ठीक है। ये इम्प्लांट जो है ये अपीयर होगा रेड ब्राउन नोड्यूल के तौर पे, जिसको हम गन पाउडर नोड्यूल भी कहते हैं, जो कि लाई करेगा या तो सिरोसल सर्फेस के ऊपर या जस्ट अंडर द इफेक्टेड सिरोसल सर्फेस। 1 to 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा। जब ओवरीज इन्वॉल्व होंगे तो ये जो लीजन है इसके अंदर क्या होगा कि ब्लड अकोमुलेट हो जाएगा और फॉर्म कर देगा लार्ज ब्लड फिल्ड सिस्ट जो कि टर्न हो जाती है ब्राउन, जिनको हम चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमास कहते हैं, क्योंकि जब ब्लड ओल्ड हो जाएगा तो उसका चॉकलेट ब्राउन कलर आ जाएगा। जब सीपेज होती है और ऑर्गेनाइजेशन होती है ब्लड की
तो क्या होता है कि वाइड स्प्रेड फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है। अब फाइब्रोसिस की वजह से एडिशन हो जाएगी पेल्विक स्ट्रक्चर्स की, जो आपकी ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, फिर उनके जो फिब्रेटेड एंड्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, वो सील हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो जाएगी फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज की भी आपके की, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका अशरमैन सिंड्रोम, ठीक है। अशरमैन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि आपकी जो बेसल लेयर है आपके एंडोमेट्रियम की वो लॉस हो जाती है, उसकी स्कारिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। अब ये होती किस वजह से है बेसिकली कि ओवर एग्रेसिव डायलिटेशन और क्यूरेटेज, यानी कि अबॉर्शन के वक्त ओवर एग्रेसिव जो है डायलिटेशन बहुत ज़्यादा कर दी गई और बहुत ज़्यादा स्क्रैपिंग की गई, तो उस वजह से जो है बेसल लेयर भी लॉस हो जाएगी। जब बेसल लेयर ही नहीं होगी तो आउटर फंक्शनल लेयर डेवलप नहीं होगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपकी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जो कि 3 तरह की है, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया एंड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। मेनोरेजिया जो है वो बेसिकली प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कहते हैं। मेटोरेजिया इरेगुलर ब्लीडिंग होती है बिटवीन द पीरियड्स के, अपने रेगुलर इंटरवल पे पीरियड आया 6 डेज़ का फॉर एग्जांपल आया, ठीक है, फिर 2-3 दिन गुजरे तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, फिर 4 डेज़ के बाद थोड़ा स्टॉप आया, ठीक है। इस तरह से करके जो है फिर दोबारा नॉर्मल जब साइकिल का टाइम था वो दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। डिसफंक्शनल, उसके बाद हम बात करेंगे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो होती है, ठीक है। ये बेसिकली एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है यूट्रस से इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक यूट्राइन लीजन, कि कोई एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया नहीं है, कोई एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा नहीं है, लियोमायोमास नहीं है, लेकिन फिर भी यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है। मोस्ट कॉमन कॉजेज़ का क्या होता है, एनओवुलेशन हो गई, ठीक है, या फिर ये इनएडिक्वेट ल्यूटियल फेज की वजह से भी हो सकता है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है ये होता है, ठीक है। अब एनओवुलेटरी साइकिल होता क्या वो हम देख लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एनओवुलेटरी साइकिल के अंदर यानी कि एनओवुलेटरी लैक ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं, जब आपकी ओवुलेशन नहीं होगी तो आपका जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था जो कि स्टिमुलेट कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन की रिलीज़ को, वो नहीं करेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं होगा, जब एब्सेंस हो जाएगी प्रोजेस्टेरॉन ड्रिवन सेक्रीटरी फेज़ की, ठीक है, तो आपके एस्ट्रोजन के लेवल्स जो हैं वो जो है कॉन्टीन्यूस ग्रोथ करवाते रहेंगे आपके एंडोमेट्रियम की, ठीक है। जब आपकी एंडोमेट्रियम जो है, क्योंकि एस्ट्रोजन थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम करवाता है, ठीक है, जब आपकी एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगी, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो इवेंचुअली वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, स्लॉग ऑफ हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि रिजल्ट करता है एस्ट्रोजन ड्रिवन प्रोलिफरेटिव फेज़ तो होगा, लेकिन सब्सिक्वेंट प्रोजेस्टेरॉन ड्रिवन सेक्रेटरी फेज़ नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोलिफरेटिव ग्लैंड्स ब्रेक डाउन कर जाएंगे और शेड हो जाएंगे और यूट्राइन ब्लीडिंग होगी। अब लेस कॉमन कॉजेज़ जो हैं एनओवुलेशन के, हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा जो दूसरे कॉजेज़ हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर थायराइड डिजीज़ आ गई, एड्रेनल डिजीज़, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, ओवेरियन लीजन्स हमारे पास आते हैं जिसमें फंक्शनिंग ओवेरियन ट्यूमर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आ गया, जनरलाइज्ड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, मालन्यूट्रिशन वगैरह हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो एनओवुलेटरी साइकिल्स होते हैं वो मेनार्की के टाइम पे या पेरी मेनोपॉजल पीरियड में होते हैं। बेसिकली पेरीमेनोपॉजल इसलिए होती है क्योंकि तब सबसे ज़्यादा हार्मोनल जो है इम्बैलेंस होता है, ठीक है। अब नीचे हम ये जो टेबल है ये भी काफ़ी दफ़ा जो है पूछा गया है, इसमें से रिप्रोडक्टिव एज का SCQ बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो यूट्राइन ब्लीडिंग क्यों होती है, ठीक है। प्री प्यूबर्टी के अंदर आप देख सकते हैं जो कॉज है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक डेवलप कर गए हैं बिफोर द एज ऑफ 8 इन गर्ल्स एंड 9 इन बॉयज़, ठीक है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी या ओवेरियन ओरिजिन हो सकता है, ठीक है। एडोलेसेंस के अंदर मेनली एनओवुलेटरी साइकिल की वजह से होगा, रिप्रोडक्टिव एज में प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस है, अबॉर्शन हो गया, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी उस वजह से, लियोमायोमास हो गए, एडिनोमायोसिस होगी, पॉलिप्स हो गए, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो गया, कार्सिनोमा हो गया, एनओवुलेटरी साइकिल की वजह से भी हो सकता है। ओवुलेटरी डिसफंक्शनल ब्लीडिंग है जैसे कि इनएडिक्वेट ल्यूटियल फेज, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम ने सफिशेंट प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सिक्रीट नहीं किया, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट ल्यूटियल फेज हुआ है। पेरीमेनोपॉजल एनओवुलेटरी साइकिल की वजह से हो सकती है ब्लीडिंग, इरेगुलर शेडिंग की वजह से प्रोलिफरेशन होगी, कार्सिनोमा की, हाइपरप्लेजिया की या पॉलिप्स की, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल में भी वही आ गया आपके पास, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, हाइपरप्लेजिया, पॉलिप्स, ठीक है, एंडोमेट्रियल